हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रिसेंटली शेयर मार्केट की अगर हम सिचुएशन देखें तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिसमें फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल हो, और उसके साथ साथ अगर हम छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी और उसके फंडामेंटल भी ठीक मिल जाए तो ऐसी कंपनी ढूंढनी भी काफ़ी मुश्किल होती है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा शेयर रिव्यू है वो एक रिसेंटली यानी कि पिछले 6 महीने ही हुए हैं ऐसी लिस्टेड कंपनी के बारे में है, जो कि मुझे काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगी। इस कंपनी का शेयर मेरे पोर्टफोलियो में भी छोटी सी क्वांटिटी में सही लेकिन है, लेकिन इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल देखते हैं तो काफ़ी मजबूत है। और इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू भी मैंने किया था। और मेरे को इस कंपनी में अगर आपका रिव्यू इन्वेस्टमेंट का 5 से 10 साल का है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर आपका व्यू ट्रेडिंग का या शॉर्ट टर्म है तो बिल्कुल भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपका व्यू 5 से 10 साल का और लॉन्ग टर्म का निवेश का है तो आज का वीडियो एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इसमें कैसे निवेश किया जाए, कंपनी की हिस्ट्री क्या क्या है, कंपनी के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स क्या क्या है, ये सारे जानने के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है और कंपनी के प्लांट कहाँ कहाँ पे लगे हैं। तो इस कंपनी की शुरुआत 1991 से हुई थी, और कंपनी के करंटली देखा जाए तो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं। तीनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में देखें तो पहला हो प्लांट है वो संबलपुर ओडिशा में लगा हुआ है, और 2 प्लांट जमुरिया और मंगलपुर वेस्ट बंगाल में लगे हुए हैं। यानी कि कोलकाता बेस्ड ये कंपनी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। संबलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्रेटर टू कस्टमर इन सदर्न एंड वेस्टर्न रीजन, यानी कि साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया का जो भी पार्ट है उसको संबलपुर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कवर अप करते हैं। और जमुरिया एंड मंगलपुर प्लांट कैटर टू कस्टमर इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ईस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन के प्लांट जमुरिया और मंगलपुर के प्लांट से सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो इस तरह देखा जाए तो पूरे इंडिया में इस कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है, और आउट ऑफ इंडिया भी कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। एज ऑफ March 31, 2020, कंपनी वेयर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन टर्म्स ऑफ पिलेट कैपेसिटी ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर इन स्पॉन्ज आयन इंडस्ट्री, यानी कि स्पॉन्ज आयन की इंडस्ट्री जो भी है उसमें इंडिया की ये फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है। और कई सारी मेटल की जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें तो ये मार्केट लीडर भी है, और ये क्रिसिल की रिपोर्ट्स के मुताबिक है। अब हम जान लेते हैं कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो सिंस 2002 इट इज़ इंडियाज लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर कंपनी। बेसिकली इस कंपनी को मेटल कंपनी के तौर पे भी देखा जाता है, लेकिन ये कंपनी मेटल कंपनी होने के साथ साथ एक पावर प्रोडक्शन कंपनी भी है, जो कि खुद का पावर प्लांट लगाती है और पावर जनरेट भी करती है। तो ये पावर बिजनेस में भी है और मेटल बिजनेस में भी ये कंपनी है। कंपनी प्रोड्यूस लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट सच एज आयरन पिलट, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बिलेट, टीएमटी स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, वायर रॉड एंड फेरो एलॉय। तो ये जो सारी प्रोडक्ट होती है वो बिल्डिंग मटेरियल में कहीं ना कहीं यूज़ होती है, और हम अगर अपने आसपास की दुकानों में देखें तो हमें कहीं ना कहीं इस कंपनी के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। द कंपनी हैज़ अ पार्टनरशिप विथ 42 डिस्ट्रीब्यूटर टू ऑफर इट्स प्रोडक्ट अक्रॉस 30 स्टेट एंड मैनी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट। तो कंपनी का पूरा इंडिया में रीच है और कई सारे टाइप भी है। अब हम आ जाते हैं कि इस कंपनी में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कंपनी के बारे में जो प्लस पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही एक्सपीरियंस है, करीब करीब 1997 से इस बिजनेस में है, और लास्ट अगर पिछले 15 ईयर की ग्रोथ देखें तो वो डबल डिजिट ग्रोथ है, जो कि मेटल इंडस्ट्री में बहुत ही मुश्किल है, और लगभग कोई कंपनी की डबल डिजिट में ग्रोथ नहीं है। हालांकि ये छोटी कंपनी है लेकिन बहुत ही पोटेंशियल रखती है फ्यूचर में मल्टी बेगर होने के। इन फ्यूचर कंपनी के प्लान देखें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अपनी जो फैसिलिटी है वो 5.7 MTPA से बढ़ाकर 11.60 MTPA करना चाहती है, और इसी तरह जो कंपनी की पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी 227 मेगावाट से 357 मेगावाट तक की करना चाहती है। और कंपनी के बारे में एक प्लस पॉइंट और देखें तो रॉ मटेरियल उनको नज़दीक से ही मिल जाता है, क्योंकि इनका कोल इंडिया के साथ टाई अप है, और इस वजह से इनको केवल ₹2.5 पर यूनिट की कॉस्ट पावर प्रोडक्शन में लगती है। और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है क्योंकि उनकी जो रॉ मटेरियल
कॉस्ट हो जाती है वो जितनी भी कम हो, उतना ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है और कंपनी को मुनाफे में भी इतना फ़ायदा होता है। और एफआईआईस और डीआईएस का पार्टिसिपेशन भी हमें इस कंपनी में देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये कंपनी नई लिस्टेड कंपनी ही है मार्केट में, करीब करीब 6 महीने ही हुए होंगे लिस्टिंग को। आईपीओ प्राइस कंपनी की 306 रुपये थी और आईपीओ सब्सक्रिप्शन देखे तो पब्लिक ने करीब करीब 11.64 और क्यूआईबी में, जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं और जिसको बुद्धिमान इन्वेस्टर कहा जाता है, उन्होंने करीब 155% इस इश्यू को भरा था। और एनआईआई 340 के करीब। और एम्प्लॉय कैटेगरी में भी कुछ ही इश्यू ऐसे होते हैं कि जो ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो ये आईपीओ ऐसा था जो कि एम्प्लॉय कैटेगरी में भी ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ओवरऑल देखा जाए तो 121% का सब्सक्रिप्शन आया था। तो जब आईपीओ कंपनी का आया था यानी कि जून 2021 में, तभी कंपनी काफ़ी डिमांड में थी। कंपनी का फाइनेंशियल और सारे पैरामीटर के बारे में मैंने एक आईपीओ रिव्यू भी दिखाया था जो कि मेरे चैनल पे है। अगर आप कंपनी का डीप एनालिसिस चाहते हैं तो वो वीडियो भी रिफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आईपीओ के टाइम ही क्यूएबी इन्वेस्टर इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते थे, ये हमें मालूम हो गया। अब लिस्टिंग के दिन क्या हुआ, 24% प्रीमियम के साथ ये कंपनी की 380 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई और करंटली ये कंपनी 330 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस में हमें मिल रही है। अब ये दिक्कत वाली बात है कि कंपनी का मार्केट प्राइस क्यों गिरा, तो उसके पीछे की केवल और केवल एक ही वजह है, उसकी होल्डिंग, प्रमोटर्स की होल्डिंग 88% है। यानी कि ये कंपनी में कभी भी ओएफएस आ सकता है। इस वजह से क्या है कि कई लोग इस कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं, जबकि एफआईआईस और डीआईआईस की छोटी मोटी होल्डिंग ही है, क्योंकि 12% शेयर ही केवल पब्लिक के पास थे, उसमें भी केवल 7% शेयर ही पब्लिक के पास है और एफआईआईस और डीआईआईस के पास बाकी का हिस्सा है। तो ये स्टॉक ऐसा है कि जिसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे ये सारे पैरामीटर, कंपनी का फंडामेंटल और जो भी ग्रोथ है, ये देख के लगता है कि इस कंपनी में हमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। छोटी सी ही मात्रा में सही, लेकिन ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रमोटर होते हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एफएस लाए। हो सकता है कोई एफआई इन्वेस्टर भी इसमें बाइंग कर ले और इसके लिए 3 साल का पीरियड भी होता है कि जब प्रमोटर्स को 75% के नीचे अपनी स्टेक लानी पड़ती है। तो मुझे ये इतना दिक्कत वाला नहीं लगता। अब हम जान लेते हैं कि कंपनी क्यों स्ट्रॉन्ग है। तो फंडामेंटली देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 8,440 करोड़ के आसपास है, जो कि इसको एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में स्थापित करता है। इसके अलावा फेस वैल्यू 10 है। कंपनी का पी रेशियो देखें तो 10.78 काफ़ी रिजनेबल दिखता है, जबकि सेक्टर का पी 13.46 है। तो ये स्टॉक अपने जो पीयर कंपैरिजन है उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जबकि बुक वैल्यू देखें तो 100 रुपीज़ की है और प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी 3 गुना पे ट्रेड करती है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड भी देती है, जिसका डिविडेंड यील्ड 1.38% है। कंपनी का आरओई आरओसी देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 18.61 और आरओसी 22.15 शानदार है। मेटल कंपनियों में ऐसा आरओई आरओसी देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस के बारे में हम जाने तो 2123 करोड़ के रिजर्व मार्च 2021 में थे। तो करीब करीब मार्केट कैप के हिसाब से 25% के आसपास तो कंपनी के पास कैश रिच है और कंपनी के पास रिजर्व भी पड़ा है। तो दोस्तों इसी तरह से देखें तो ये कंपनी कैश रिच भी गिनी जाएगी। डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल 0.13 का है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए। और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम पिछले क्वार्टर का देखें तो 14% का नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है। ये फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी का बैकग्राउंड दिखाते हैं। अब दोस्तों हम इसके फाइनेंशियल के बारे में कुछ जान ले तो 2018 में कंपनी का नेट रेवेन्यू था 1722 करोड़। वही 19-20 और रिसेंटली 21 में ये बढ़कर 30-23 यानी कि 3023 करोड़ के आसपास पहुंच गया। इस तरह का अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 281 करोड़ से पिछले 4 सालों में 438 करोड़ हो गया है। अगर हम कोविड का पीरियड छोड़ दें तो कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। अब हम जान लेते हैं कि ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। हालांकि पब्लिक होल्डिंग काफ़ी थोड़ी सी ही क्वांटिटी में होने के कारण और ओएफएस के डर के वजह से इसका शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा। तो हमें कौन सी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए स्ट्रेटजी अपनानी है दोस्तों, तो इसके लिए कंपनी का करंट प्राइस 330 रुपये के आसपास चल रहा है। तो हमें इन्वेस्ट करने के लिए अभी 25% अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये लगाने हैं तो आप 25% लगा दीजिए 330 के।
आसपास। अगर ये कंपनी की शेयर प्राइस नीचे आती है 310 के आसपास, यानी कि 20 रुपये और नीचे आती है, तो आप अपना अगला 20% लगाइए। 300 रुपये के आसपास अगला 20%, और नीचे जाती है 270 के आसपास तो 35% लगा के आपकी एवरेज कर लीजिए। अगर इस कंपनी की प्राइस 260 रुपये के भी नीचे चली जाती है तो दोस्तों आपका स्टॉप लॉस रख दीजिए 260 का, और अपना लॉस बुक कर लीजिए। कंपनी के सारे पैरामीटर और फंडामेंटल देखने के बाद मुझे लगता है कि इस कंपनी में हमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तब भी आप इसमें इन्वेस्ट कर कीजिए। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है तो बिल्कुल भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है, या फिर आपका एक छोटा सा ही व्यू एक आध हफ्ते का है तो भी ये आपके काम का नहीं है। अगर आपका 5 से 10 साल का व्यू है तब भी आप इस वीडियो को प्रीफर कीजिए और लंबी अवधि के लिए ही निवेश कीजिए। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी छोटी ही क्वांटिटी में सही लेकिन है, और शेयर मार्केट दोस्तों वैसे तो रिस्की ही है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद कीजिए, अपनी रिसर्च खुद कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच सब्सक्राइब कीजिए।